हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट वेंचर एकेडमी पर। आज से यहाँ पर आपको क्लास 9 और 10th की साइंस की वीडियोस भी डेली मिला करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो बेस्ड है क्लास 9 के चैप्टर 3 के एटम एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर या फिर परमाणु और अणु के ऊपर। तो इस वीडियो या फिर इस लेक्चर में हमने कवर किया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। इसके बाकी के टॉपिक्स इसको आगे के लेक्चर में आपको कवर करवा दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट लेक्चर या फिर फर्स्ट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, यानी जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन से नियम का पालन किया जाता है। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है या फिर जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सबसे पहला नियम होता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है और दूसरा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो देखते हैं, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मास के हिसाब से क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ना तो नया मैटर बनता है और ना ही कोई पुराना मैटर जो है वो खत्म होता है, और ये पूरी तरह कंजर्व रहता है यानी पूरी तरह संरक्षित रहता है। पदार्थ की संरक्षता का नियम भी इसको कहा जाता है। अब क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी केमिकल रिएक्शंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट वाला पार्ट और एक होता है प्रोडक्ट वाला पार्ट। तो यानी मास ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट का जो मास है वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के। यानी बनने से, केमिकल रिएक्शन होने से पहले जितना मास है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जितना मास होगा वो दोनों हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। इसको स्थापित किया था एंटोन लॉरेंट लवाजिए ने, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो इसको एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लोग कार्बन का 12 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन का 32 ग्राम लेते हैं। तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया जो हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। तो इधर अगर हम इसको सम करें तो इधर भी 44 ग्राम पुरता है और इधर अगर हम इसको सम करें तो ये भी 44 ग्राम जो है पुरता है। तो ये क्या है, हमें बताता है दैट इज सम ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन यूज्ड। यानी जितना हमने कार्बन और ऑक्सीजन यूज़ किया उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हुआ। यानी 12 ग्राम और 32 ग्राम मिल के 44 ग्राम पूरा, और इधर भी जो है रिएक्टेंट में भी 44 ग्राम पूरा। यानी जितना जो मास था वो रिएक्टेंट का था उतना ही मास जो है वो किसका है, प्रोडक्ट का है। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी 10 ग्राम। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है कि अगर 10 ग्राम हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो ब्रेक करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वो ब्रेक हो जाता है, तो 3.8 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 6.2 ग्राम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट्स फॉलोवेड बाय अबव रिएक्शन। यानी ऊपर के रिएक्शन में हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है फॉलो किया जा रहा है। चाहे किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शंस हो, इसमें हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जाता है। अब वो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं उसके बारे में आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। वहाँ पर जो है वो कुछ मैटर जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर जो है इस नियम को फॉलो नहीं किया जाता। तो वो 9th क्लास की बात नहीं, वो 11th या 12th क्लास की बात है। तो आप वहाँ जाकर उसको डिफाइन कीजिएगा या फिर वहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन 9th में सबसे पहला रूल जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर पदार्थ की संरक्षकता का नियम, उसमें ये कहा जाता है कि मैटर ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है कोई भी सिंपल केमिकल रिएक्शन में। ये हमारा पहला रूल यहाँ पर ख़त्म होता है। अब दूसरा रूल है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास इज गिवन बाय लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यानी एक प्योर केमिकल कंपाउंड चाहे कहीं से भी लिया गया हो, अगर पानी है तो पानी को अगर हम लोग गटर में से उठाएं, गटर मतलब नाली, या फिर अगर हम उसको हिमालय की चोटियों पर से ले आएँ, या फिर हम लोग उसको समुद्र में से लाएँ, या फिर नदियों में से लाएँ, या झील में से लाएँ, या फिर मंगल ग्रह से भी पानी क्यों ना लाएँ, हर जगह जो होगा उसका प्रोपोर्शन फिक्स होगा। यानी हाइड्रोजन के उसमें हमेशा 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का हमेशा उसमें कितना एटम होगा, 1 एटम होगा। इसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जो है किसने दिया था, प्राउस्ट ने 1779 में। ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगी, इसलिए याद रखना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, इफ़ वी टेक वाटर फ्रॉम अ रिवर, अगर हम लोग रिवर से पानी लें या फिर एक ओशन से पानी लें तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में क्या रेशियो होता है, ये हमेशा 1:8 होता है। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा रहेगा और 8 ग्राम उसमें हमेशा ऑक्सीजन रहेगा। 9 ग्राम अगर हम लोग वाटर लेते हैं तो चाहे वो कहीं से भी वो सैंपल उठाया गया, मैंने पहले एग्जांपल बताया, चाहे मंगल ग्रह से हो या किसी ब्रह्मांड में वो कहीं से भी लिया गया हो, यूनिवर्स में कहीं से भी लिया गया हो, तो उसमें जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हमेशा फॉलो किया जाएगा।
तो इतनी बात आपके समझ में आई। तो अब आते हैं हम लोग अपनी एटॉमिक थ्योरी पर। तो एटम की थ्योरी में सबसे पहला प्रयास किया था हमारे जॉन डाल्टन ने। तो सबसे पहले इन्होंने जो है एटॉमिक थ्योरी को जो है दिया था। इसमें इन्होंने कुछ बातें कही थी। अब आपको सिर्फ यहाँ पर बातों को ध्यान में रखना है, इसमें क्या गलत था क्या सही था वो आप आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वो समझ में आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या बातें लिखी गई थी, चाहे वो गलत थी या सही थी। ये आपके आगे क्लासेस में या फिर आगे के चैप्टर्स में आपको डिफाइन कर दिया जाए, लेकिन ये आपको याद रखना ही है। तो एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें पहली बात उन्होंने क्या कही थी कि द मैटर इज़ मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एज एटम। तो मैटर, कोई भी मैटर, चाहे वो कुछ भी हो, एक लकड़ी हो, लोहा हो, आयरन, वुड, कुछ भी हो, वो जो होता है मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी ऐसे पार्टिकल जो तोड़े नहीं जा सकते, है ना, उनको उन्होंने क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। तो द मैटर इज़ मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एज एटम, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर सेम, तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी एक तरह के एलिमेंट जो होते हैं, जैसे लोहा है, अब लोहा कहीं पर भी हो, उसके जो क्या होंगी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमेशा सेम होंगी, और उनका मास भी जो होगा वो हमेशा सेम होगा। दिस कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसमें इन्होंने क्या कहना चाहा कि जितने भी एक तरह के एटम होते हैं उन सब का मास जो होता है आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा होता है, उनका मास अलग अलग नहीं होता है। अब ये गलत है या सही है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ ये पढ़ना है कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के बारे में क्या कहा था। और इन्होंने दूसरी बात क्या कही? केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। यानी सबसे पहले एक केमिकल का मतलब एक जो एलिमेंट है, एक तरह का एलिमेंट, वो कहीं से भी लिया गया हो तो वो क्या होगा? अगर सेम एलिमेंट है तो उसमें क्या होंगे? उसका मास हमेशा सेम होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम होगी। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग तरह के जो मास होते हैं, डिफरेंट मास मतलब अलग अलग तरह के जो एलिमेंट होते हैं उनके मासेज भी अलग अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो पहली बात इन्होंने क्या कही कि मैटर जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको एटम कहते हैं। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि सभी एलिमेंट जो एक जैसे हैं उनके मास और प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, और जो एलिमेंट अलग अलग हैं उनकी मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। ये पहली बात। और दूसरी बात, अब तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। तो तीसरी बात तो बिल्कुल सही है कि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं वो फिक्स रेशियो में जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से भी देखिए हमें लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन का जो है बात निकल कर आता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से। मतलब ये भी कहते हैं कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है एक तरह का तो उसमें हमेशा एलिमेंट फिक्स रेशियो में होता है, यानी उसका रेशियो कभी भी नहीं बदलता है। चौथी बात इन्होंने क्या कही कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट यानी कंपाउंड रिजल्ट फॉर द रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एटम इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इन्होंने कहा कि एटम यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने बताया कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है यानी कंपाउंड बनता है तो क्या होता है, वो नया कहीं से आ नहीं जाता है एटम, उसमें क्या होता है जो पुराने एटम्स होते हैं वही रीअरेंज होके जो है नए एटम्स का फॉर्मेशन यानी नए रिएक्टेंट यानी नए तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी रिएक्टेंट के जो एटम होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट के जो एटम होते हैं या वो जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग एक दूसरे को रीअरेंज कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब हिंदी इंग्लिश की दिक्कत आपको होगी तो आप जो है वो अपनी बुक्स में भी जो है इसको टॉपिक को पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तो यहाँ पर हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगला है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अब क्या है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। क्या है कि इन्होंने क्या बताया कि किसी भी एक खास तरह के कंपाउंड में एक एटम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे हम लोग लेते हैं चीनी C6H12O6, उसमें कार्बन चीनी का होता है C12H22 एंड O11। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि सी कार्बन हमेशा उसमें 12 रहेगा, हाइड्रोजन हमेशा उसमें 22 रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा उसमें 11 रहेगा। यानी काइंड ऑफ एटम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा एक गिवन कंपाउंड में। तो ये हो गया पूरा डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी। इसमें इन्होंने कुछ बातें जो है वो कहीं। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि गलत हैं या सही हैं वो आपको आगे देखने को मिलेगा, आपको बस इसको याद रखना है। अब आगे देखिए कि डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी उसमें क्या गलती हो गई थी, या फिर गलती नहीं कह सकते क्योंकि उस समय के नॉलेज के हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ दे दिया था। ये कह सकते हैं कि उसमें क्या कमी रह गई थी। आप यही कहना ज़्यादा बढ़िया होगा कि उसमें क्या कमी रह गई थी उनकी एटॉमिक थ्योरी में।
तो उन्होंने पहली बात क्या कही थी कि एटम जो होते हैं, पहली बात देखिए फिर से देखते हैं, एटम द मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एज एटम। तो यहाँ पर इन्होंने पहली बात क्या कही थी कि एटम जो होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें एटम के नाम से जाना जाता है। यानी एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर इनका पहला ड्रॉबैक देखिए क्या था कि एटम कैन बी डिवाइडेड इंटू सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम को जो है, एटम को भी जो है सब एटॉमिक पार्टिकल में तोड़ा जा सकता है, जिसको उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इनकी पहली कमी थी। दूसरा इन्होंने क्या कहा था, देखिए दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, यानी एक तरह के एलिमेंट जो होते हैं उनका मास हमेशा क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट समटाइम डिफर इन मास एंड साइज, यानी अगर उनका एलिमेंट सेम है तो भी क्या हो सकता है कि वो मास और साइज में एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नेम्ड एज आइसोटोप्स। तो इनको जो है आइसोटोप्स के नाम से जाना जाता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में देखिए 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम और तीसरा है ट्राइटियम। तो प्रोटियम का मास जो होता है 1 होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ड्यूटीरियम का जो होता है 2 एटॉमिक मास यूनिट होता है और ट्राइटियम का जो होता है वो 3 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो इसमें अंतर क्यों आता है, क्योंकि प्रोटियम जो होता है, जो जिसे हम लोग सिंपल हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, उसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है। अब इसके बारे में आप तब समझेंगे जब आप वो क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो आगे क्लासेस में देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में। पहले आप यहाँ समझिए कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है, यानी उसका जो परमाणु होता है, उसके न्यूक्लियस यानी उसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। और ड्यूटीरियम में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है। ट्राइटियम में प्रोटॉन एक होता है और न्यूट्रॉन 2 होते हैं। अब एटॉमिक मास जब निकाला जाता है तो वो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके मास को जोड़कर निकाला जाता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले में एक प्रोटॉन है, अब एक प्रोटॉन है तो उसका मास सिर्फ एक हुआ। अब दूसरे वाले में ड्यूटीरियम में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो उसका मास कितना हो गया, 2 हो गया। और उसके बाद है तीसरा वाला, देखिए उसमें प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन कितना है, 2 है। तो इसके कारण इसका मास जो है 3 हो गया। उसी तरह आप ऑक्सीजन के आइसोटोप्स देख सकते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। इसमें भी अंतर किसका आता है, न्यूट्रॉन का आता है, क्योंकि न्यूक्लियस में सेम तरह के एलिमेंट जो होते हैं उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कभी भी अलग नहीं हो सकते। सिर्फ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन में ही अंतर आता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी कोई मान लीजिए उसका मास जो है सेम तरह के एलिमेंट का अगर मास बढ़ता है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसके न्यूक्लियस में क्या बढ़ रहे हैं, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन कभी भी नहीं बढ़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 16 में जो है 8 न्यूट्रॉन है। देखिए प्रोटॉन तो सब में 8 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन एक में 8 न्यूट्रॉन है, दूसरे वाले में 9 न्यूट्रॉन है, तीसरे वाले में 10 न्यूट्रॉन है। इसके कारण एक का 16 होता है, दूसरे का 17 होता है और तीसरे का 18 हो जाता है। तो इतना आप समझ गए कि दूसरा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में जो कमी थी वो क्या थी, कि उन्होंने कहा था कि सेम तरह के जो एलिमेंट होते हैं उनके मास सेम होते हैं, लेकिन ये बात जो है ये गलत हो गई। अब तीसरी बात हम लोग देखते हैं क्या है, कि तीसरी बात एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट बट देखिए उन्होंने तीसरी बात देखिए क्या कही थी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इन्होंने क्या कहा था कि अलग अलग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। तो उन्होंने कहा था कि डिफरेंट जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, उनके मास अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरी बात क्या थी कि भले ही डिफरेंट मास डिफरेंट अलग अलग हों, लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन ऑल एस्पेक्ट। बट देखिए अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं वो अलग अलग मतलब अलग अलग कारणों से उनकी केमिकल चीज़ें, उनकी फिजिकल चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, इन सब का मास देखिए सेम होता है। इसका कारण क्या होता है कि प्रोटॉन तो सबका अलग अलग होते हैं। एक में आर्गन में प्रोटीन न्यूक्लियस में 18 होता है, पोटेशियम में 19 प्रोटीन होता है और कैल्शियम में 20 प्रोटॉन होता है, सॉरी प्रोटीन बोल दिया मैंने। तो अब आर्गन में लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 22 हो जाती है, जो इन दोनों से एक एक इस देख कैल्शियम से 2 ज़्यादा है और कैल्शियम से 2 ज़्यादा है और पोटेशियम से 1 ज़्यादा है, क्योंकि पोटेशियम में 21 न्यूट्रॉन होते हैं और कैल्शियम में सिर्फ 20 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके कारण होता क्या है कि दो सबका मास सेम हो जाता है, क्योंकि इसका 18 और 22 जुड़ने पर 40 आ जाता है, इसका 40 और 19 जुड़ने पर भी 40 आ जाता, 19 और 21 जुड़ने पर भी 40 आ जाता है, और इसका 20 और 20 जुड़ने पर भी 40 आ जाता है। यानी एटम मतलब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में ये एक और कमी निकल के आई कि उन्होंने क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के मास अलग अलग होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के मास भी सेम हो सकते हैं। अब अगली बात इन्होंने क्या कही कि अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर इन होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड विच वॉज नॉट ऑब्जर्व इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने कहा था कि जब भी कोई एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो हमेशा होल नंबर्स के रूप में मिलते हैं।
लेकिन ये बात क्या गलत हुई कि जब भी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब बनता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस क्लास की बात नहीं है, वो या तो 10th में आप पढ़ेंगे या 11th में पढ़ेंगे। इसको सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि जब भी कोई होल नंबर यानी कंपाउंड जो बनता है, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो है एलिमेंट जो जुड़े वो होल नंबर्स के रूप में ही जुड़े। तो ये यहाँ पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पूरी तरह से ख़त्म हुई और यहाँ पर हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग जो है वो आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं इस वीडियो के लिंक में जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन होइए और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप वहां पर पूछ सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चन का आंसर वहां पर मिलेंगे, ये हम आपको इंश्योर करते हैं। धन्यवाद।